जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जैसे कि हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से हमने जनरल इंग्लिश को थ्रू एमसीक्यूज रिवाइज करा, फिर हमने जीके इंडिया जम्मू कश्मीर के पोर्शन को रिवाइज करा। आज से हम कंप्यूटर को रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यू। तो इसका प्रोसेस ये रहेगा कि आपको मैं मॉर्निंग में बता दूंगा कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। दिन को आप वो प्रिपेयर करोगे थ्रू कंप्यूटर की बुक किसी से या मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट है कंप्यूटर की, वहां से। और इवनिंग में हम उसका एमसीक्यू का हम रिवीजन सेशन के थ्रू प्रिपरेशन को देखेंगे। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में इंटीमेट करा था कि जो फंडामेंटल या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वो आप पढ़ के आओगे, तो आज उसकी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद कल का सुबह इंटीमेट आपको कर दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो, आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पता है। कंप्यूटर में अभी तक 5 जनरेशन है, एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, आप सब उसके बारे में पढ़ते हो। पहले तो इस क्वेश्चन का खुद आंसर मार्क करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले आप उन जनरेशन के बारे में पढ़ते हो, जैसे आपने सुना होगा एक फर्स्ट जनरेशन है, एक सेकंड जनरेशन है, एक थर्ड जनरेशन, एक फोर्थ और एक फिफ्थ जनरेशन। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है वो कब स्टार्ट हुई थी? 1940 से मान लो, ठीक है, 1940 से 56 तक। फिर सेकंड जनरेशन आपकी 56 से लेकर चली 64 तक अप्रोक्सीमेट। थर्ड जनरेशन 64 से 71। फोर्थ जनरेशन 71 से स्टार्ट हुई है, प्रेजेंटली भी उसके कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन है जो अभी भी है और इसके बाद भी। ठीक है, और बियॉन्ड मतलब फ्यूचर में। ठीक है, देखो अभी हम जो है ना, हम इस स्टेज में कि हम फोर्थ जनरेशन में भी हैं और फिफ्थ जनरेशन में है कंप्यूटर की। ठीक है, तो इनका एक अमेलगमेशन है यहाँ पर, अभी हम उस एरा में रह रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। ठीक है, आपने पेपर के लिए यही पढ़ा होगा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट आया। ठीक है, ट्रांजिस्टर को यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया। थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, उसको यूज करना शुरू कर दिया। फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर को यूज करना। माइक्रो प्रोसेसर में एक से ज्यादा आईसीज आपस में जुड़े होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू हो गया। और फिफ्थ जनरेशन जो है प्रेजेंट है, उसके बाद आपको पता है एआई का जमाना आ गया है। ठीक है, तो ये आपकी पांचवी जनरेशन, आप इसको यहीं तक पढ़ते हो। बट अगर आपको पूछ ले कि कौन सा एक ऐसी जनरेशन है जिसमें मॉडर्न ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमने यूज किया था इन चारों में से, तो आपको पता नहीं होगा। कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज स्टार्ट हुआ, तो नहीं पता होगा, तो वो चीजें भी देखनी है। देखो, इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है वो फर्स्ट जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं आया था। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से जो हमारी थर्ड जनरेशन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से यूज होने शुरू हो गए। देखो, फर्स्ट जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं होता था। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में इंटरलिंक करता है और आपका कंप्यूटर फंक्शन करता है। ठीक है, तो पहली जनरेशन में कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सेकंड जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक आया था, एक फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया था बैच प्रोसेसिंग वाला, बट इतना सक्सेसफुल वो नहीं था। बट बड़े लेवल पे जो हमारा, अगर हम बोले ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन में वो नहीं आए थे। थर्ड जनरेशन में आपके जो हमारे एडवांस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हुए थे, जिसमें टाइम शेयरिंग, मल्टीपल मतलब एक ही टाइम पे बहुत जगहों पे आप फंक्शन कर सकते हो, मल्टी जो है टास्क आप कर सकते हो, ये सारे उसमें फीचर्स थे थर्ड जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। और फोर्थ जनरेशन जिसमें माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें आपने मॉडर्न जो अभी आप यूज करते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, तो उसका आपने यूज करना शुरू कर दिया। और फिफ्थ जनरेशन आपको पता ही है, ये तो एआई की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पांचों जनरेशन में, पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज था, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसीज, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर है, फिफ्थ वन इज एआई। और जो हमारा, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली जनरेशन में बिल्कुल नहीं थे। सेकंड जनरेशन में एक आधा ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो भी सिर्फ बैच प्रोसेसिंग के लिए बड़े माइन्यूट लेवल पर। ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है थर्ड जनरेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे वे में यूज करना शुरू कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको याद है। फोर्थ जनरेशन मॉडर्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच यूनिट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या कैशे, क्या करता है? देखो, अगर आपने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ा हो, ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कंप्यूटर का जब हम आर्किटेक्चर देखते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले जो चीज होती है दैट इज, एक हमारे पास होते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड आ गया, आपका माउस आ गया, और भी इनपुट डिवाइस जैसे स्कैनर आ गया, जॉयस्टिक आ गया, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर आपका बीच में एक होता है सीपीयू, जो सारा फंक्शन करता है, सीपीयू। और उसके बाहर एक आपकी चीज आ जाती है जिसको आप क्या बोलते हो,
आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस। आप क्या करते हो, आप इनपुट डालते हो कोई भी, उससे क्या होता है, सीपीयू से वो प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आपको आउटपुट में दिखता है, ठीक है, इतना आपको पता है, इतनी चीजें आपको पता है। अब देखो, एक सीपीयू के साथ, सीपीयू में दो मेन चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है कंट्रोल यूनिट, एक आ जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब होता है, ये क्या करता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब होता है अर्थमेटिक का मतलब। लॉजिक का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कंपैरिजन करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी, ये सब लॉजिकल। मतलब ये बेसिकली एएलयू का काम होता है कैलकुलेशंस को करना और लॉजिक्स को देखना, ठीक है। और इसी सीपीयू के अंदर ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, इसका बेसिकली काम होता है कि डाटा फ्लो किस तरह से होगा और किस तरह से एग्जीक्यूट होगी चीजें, मतलब ऑपरेशन किस सीक्वेंस में चलेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगी, वो सारा कंट्रोल यूनिट देखता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और यहीं पर आपके मेमोरी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जहां पर आप डेटा को डालते हो। तो ये पॉइंट आपको याद है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंट्रोल यूनिट बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली समझाया कि हमारा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, उसमें एक तो एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे डेटा जाता है कंप्यूटर में, उसमें आउटपुट डिवाइस होते हैं जिससे हमें दिखता है, बीच में हमारा सीपीयू होता है जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के एएलयू होता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली रेगुलेट करता है कि किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। और इनको कनेक्ट किया जाता है मेमोरी डिवाइसेस के साथ। मेमोरी डिवाइसेस क्या करती हैं, जहां पे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पे लिखी है, एक रजिस्टर और कैश मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर ये ना पूछा गया रजिस्टर फास्ट होता है या कैश मेमोरी फास्ट होता है। देखो, सबसे पहले रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर और कैश ये दोनों मेमोरी डिवाइसेस हैं। जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो, ध्यान से सुनना, बड़ी क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा बच्चों ने, जब भी आप कंप्यूटर में कैलकुलेशन करते हो तो ये सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो कैलकुलेट कर रहा होता है, तो टेम्परेरली जो डेटा है एक जगह पे स्टोर करता है। ये जो सीपीयू जब फंक्शन कर रहा होता है तो टेम्परेरली जिस जगह पे डेटा स्टोर कर रहा होता है, मान लो ये कैलकुलेशन कर, ध्यान सुनो, मान लो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है ये प्लस माइनस कर रहा है, दो नंबर है, एक 5 और एक 6, इनको प्लस करना है। थोड़े देर के लिए कहीं पर ये मेमोरी में 5 रखेगा, फिर 6 रखेगा, फिर बीच में प्लस करेगा ना उनको। ये जो थोड़े टाइम के लिए आपका सीपीयू जो मेमोरी यूज कर रहा है, ये मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी। मतलब ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी होती है, क्योंकि डायरेक्ट सीपीयू के लिंक में, सीपीयू में ही है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है और ये टेम्परेली डेटा को होल्ड करके रखती है, ठीक है। मतलब जैसे ही 5 में रखा, 6 रखा, दोनों ऐड हो गए, क्या बन गया, 11, तो यहाँ से 11 मेन मेमोरी बाकी मेमोरीज में चला जाएगा, ठीक है। बट ये टेम्परेली मेमोरी होती है, टेम्परेली डेटा को स्टोर करता है और ये सबसे फास्ट होती है, ये आपने याद है, ठीक है। अब दूसरा, कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, देखो, जो भी चीज आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो तो वो आपके कंप्यूटर में बिल्कुल सामने रहता है और वो जल्दी आपको मिल जाता है, ठीक है। ये होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में वो डेटा होता है जो आपका फ्रिक्वेंटली बार बार यूज होता है। अगर आपको पूछे इन दोनों में फास्ट कौन सा, सबसे ज्यादा फास्ट आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है दैट इज रजिस्टर। वो कौन से होते हैं, रजिस्टर। उसके बाद आती है कैश मेमोरी, उसके बाद आपके बाकी सीक्वेंस आ जाते हैं, जैसे रैम आ जाती है, फिर रोम आ जाती है, दिस दैट, ये चलता है। तो सबसे ये पॉइंट आपने एग्जैक्टली याद रखना है कि सबसे फास्ट जो है रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं, दीज आर द टाइनी एक्सट्रीमली फास्ट स्टोरेज लोकेशन जो डायरेक्टली सीपीयू में होते हैं और टेम्परेली डेटा को होल्ड करते हैं। ये आपने याद रखना। कैश मेमोरी क्या होती है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, ठीक है। बाकी हमने समझ लिया, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो, ऐसे ही पढ़ेंगे, आज तो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं तो हर तरह के क्वेश्चन होगा। कल से हम आपके सिलेबस के ओरिएंटेड जैसे टॉपिक है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगा या एमएस ऑफिस होगा, इस तरह से टॉपिक वाइज करते चलेंगे। तो आपका रोज एक एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा, तो आप आगे पढ़ते चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच मेमोरी स्टोर्स द बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। आपकी कौन सी मेमोरी है जहां पे बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। बताओ, रैम में स्टोर होता है, कैश मेमोरी, रोम में या हार्ड। देखो, कैश मेमोरी मैंने आपको बता दी क्या होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज मेमोरी होती है, ठीक है। देखो, जो आपका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है वो कहां पर स्टोर होता है, आई होप यू हैव ट्राइड इट, वो रोम में स्टोर होता है, ठीक है। आपने एक चीज का नाम सुना, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, बायस, बहुत इंपॉर्टेंट है बायस, ठीक है। बायस इज, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बायस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहली बात ये है क्या, बेसिकली ये एक फर्मवेयर है। फर्मवेयर, जहां भी ये वर्ड वेयर आ जाए ना, ये चीजें सीखो यार, कंफ्यूज नहीं होना। वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर है। फर्म क्या होता है, अगर मैं बोलूँ ये बंदा फर्म है, फर्म का मतलब है स्ट्रांग है, परमानेंट है। बेसिकली एक तरह का परमानेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मतलब ये परमानेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके कहाँ पर स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। तो जब भी आपने अपना हार्डवेयर को ऑन करते हो, तो सबसे पहले आपके हार्डवेयर में एक टेस्ट होता है, दैट इज, कौन सा टेस्ट बोलते हैं उसको, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। ये बेसिकली ये फर्मवेयर जो है ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और आपका
कंप्यूटर फंक्शन कर रहा है। जैसे ही आप मान लो आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, सिस्टम को ऑन करते हो, तो बूटिंग, रीस्टार्टिंग, ये सब चीजें हो रही होती है ना, वो सारा बायस का काम है। तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? रोम का, रोम में स्टोर होता है। और ये क्या होता है? एक तरह का फर्मवेयर है, परमानेंट सॉफ्टवेयर है, जो बेसिकली जिसका काम क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में हेल्प करता है, और जो आपका हार्डवेयर है उसको इनिशियलाइज करता है, ताकि आपका कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप है वो स्टार्ट हो सके और फंक्शन कर सके। तो कहाँ पर स्टोर होता है? ये रोम में स्टोर होता है। पीओएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये पॉइंट भी याद करना है, एग्जाम में आएगा तो आप कर लो। ठीक है, दिस इज क्लियर भाई? कुछ नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम मतलब जो बूटिंग होती है कंप्यूटर में, वो क्यों होती है कि जैसे ही आपने कोई कंप्यूटर अपना ऑन किया, तो सबसे पहले क्या होता है? एक बायस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक तरह का फर्मवेयर है जो क्या करता है, जो आपके जो भी हार्डवेयर या कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं उनको क्या करता है? इनिशियलाइज करता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें शुरू हो सके और कंप्यूटर फंक्शन करना स्टार्ट कर सके। और ये किस में स्टोर होता है? रोम में। और पीओएसटी पोस्ट जो है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसके साथ एसोसिएटेड है। अब कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये मैंने थोड़ा इसलिए बता दिया। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट नहीं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच मेमोरी इज फास्टर बट लीस्ट इन कैपेसिटी? बोल रहा है इनमें से कौन सी मेमोरी फास्ट है, फास्टेस्ट है, बट कैपेसिटी उसकी बड़ी कम है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कौन सी मेमोरी है सबसे ज्यादा फास्ट? जो जितनी फास्ट मेमोरी है ना, उसकी कैपेसिटी उतनी कम होगी, वो थोड़ा ही डेटा स्टोर कर पाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है रजिस्टर। इससे कम, सबसे फास्ट ही आ गई, इससे कम फास्ट कौन सी होती है? कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी। ठीक है, उससे कम फास्ट होगी हमारी जो भी रैम्स होंगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे कम फास्ट होगी। उससे कम हमारी जो फ्लैश मेमोरीज होंगी, जैसे आपके उसमें होती है कैमरा वगैरह में, ये यूएसबी, ठीक है, यूनिवर्सल सीरीज बस, ये उससे कम फास्ट होंगी। फिर उससे कम हार्ड ड्राइव्स होंगी, हार्ड ड्राइव उससे कम फास्ट। और सबसे कम आपको पता है जो मैग्नेटिक टेप्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, ये सबसे कम जो है, ये आपकी फास्ट होती है। तो ये जो सबसे ज्यादा फास्ट है, समझ लेना उसमें सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी। और आपको पता है मैग्नेटिक टेप्स वगैरह में काफी अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसमें होती है? रजिस्टर में। ये सबसे फास्ट होती है, जितनी कम स्टोरेज कैपेसिटी वो इतनी फास्ट काम करेगी। ठीक है, इसीलिए ये सीपीयू के डायरेक्ट लिंक में होती है। और डायरेक्टली सीपीयू जब फंक्शन, इसलिए आप कोई भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाती है। अगर मान लो कंप्यूटर को वो डेटा आपकी पेन ड्राइव से लेना पड़े तो कितना टाइम लग जाएगा? मान लो सीडी से लेना पड़े, कितना टाइम? इसलिए वो बेसिकली एक स्मॉल सी मेमोरी दी जाती है, टेम्परेरी मेमोरी, जहां से वो डेटा लेके फास्ट और कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ कंपाइलर डिफर्स फ्रॉम एन इंटरप्रेटर बिकॉज अ कंपाइलर। कहते हैं कि एक कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, देखो आपने बताना है कि कंपाइलर के क्या फीचर है। देखो आपने, अगर अच्छा इस क्वेश्चन का पहले खुद आंसर करो। ट्रांसलेट वन लाइन एट अ टाइम, कंपाइलर एक लाइन एट अ टाइम करता है। एग्जीक्यूट प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम एट वंस इज स्लोअर देन इंटरप्रेटर से स्लो होता है। ठीक है, सिंपली समझो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एक आ गई आपकी मशीन लैंग्वेज, या जिसको बोल देते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज। आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जीरो और वन समझता है। ठीक है, जीरो और वन समझता है, दैट इज नोन है मशीन या बाइनरी लैंग्वेज। अब वी हैव हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसमें भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और हमारे पास असेंबली लैंग्वेज भी है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए, देखो मैंने प्रोग्राम जब लिखा, मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने, मैंने प्रोग्राम लिखा, मैं जीरो वन की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, मेरे को नहीं पता कैसे लिखना है। मैं क्या करूंगा, वो बहुत डिफिकल्ट है, हर किसी को पता नहीं। मैं क्या करता, हाई लेवल लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिखता हूँ। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को लिख देता हूँ। फिर मेरे पास कोई एक ऐसा डिवाइस होगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसके बिना तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप दो चीजों का यूज कर सकते हो। आप कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, ध्यान से सुनो, कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, और आप इंटरप्रेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार कंपाइल कर देगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार कंपाइल कर। और इंटरप्रेटर जो है आपका, वो लाइन बाय लाइन करेगा, पहले एक लाइन को इंटरप्रेट करके उसको मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। ठीक है, तो यह आपको याद रखना, कंपाइलर क्या करता है, एक इंटायर प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एक होता है असेंबलर। अब कुछ हम पहले असेंबली लैंग्वेजेस यूज करते हैं, तो असेंबलर क्या होता है, इन असेंबली लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक कंपाइलर जो है वो इंटरप्रेटर से अलग है, बिकॉज अ कंपाइलर क्या आएगा इसका, ट्रांसलेट करता है इंटायर प्रोग्राम एट वंस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये स्टेटमेंट कितनी गलत लिखी हुई है, इज स्लोअर देन इंटरप्रेटर। मेरी बात सुनो,
एक एक आपकी प्रिंटिंग मशीन है, वो पूरा का पूरा एक ही बार में पेज प्रिंट करके निकाल दे रही है, और एक है जो लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रही है। तो मुझे बताओ टाइम किस में ज्यादा लगेगा? जो लाइन बाय लाइन कर रही है। तो ये बोल रहा है कि कंपाइलर स्लो होगा इंटरप्रेटर से। कैसे? कंपाइलर तो एट अ टाइम पूरा ही प्रोग्राम कंपाइल करके कर देता है, तो ये तो फास्ट होगा। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत थी। बेसिकली हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि कंपाइलर जो है वो इंटायर प्रोग्राम को एट अ वंस जो है वो ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर बायस बेसिक, जो आपका इनपुट आउटपुट सिस्टम है कहाँ पर स्टोर होता है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताने की अब आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर? इनमें से कौन सा फर्मवेयर आपको बताना है। ठीक है, फर्मवेयर कौन सा? फॉर्म मतलब परमानेंट, फॉर्म मतलब परमानेंट, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। दीज आर द परमानेंट सॉफ्टवेयर जो कि आपके रोम में स्टोर होते हैं। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल है जैसे आपका बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूईएफआई होता है। सिर्फ इनमें नहीं होते, फॉर्मवेयर और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो आपके प्रिंटर के अंदर भी एक फॉर्मवेयर होगा। देखो प्रिंटर के अंदर एक तो उसमें परमानेंट सा सॉफ्टवेयर होता है ना, जो प्रिंटर को बेसिकली ये चीज बताएगी प्रिंटर का काम है प्रिंट करना। प्रिंटर का काम प्रिंट करना है, तो उसके लिए कोई हमने परमानेंट सॉफ्टवेयर उसके बीच डाला ही होगा ना, वो भी फर्मवेयर है। ठीक है, ये चीजें समझो। कोई एचडीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसका काम है डेटा को स्टोर करना, तो कोई सॉफ्टवेयर उसमें पड़ा ही होगा। कुछ होते हैं हमारे पास परमानेंट सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। तो इस क्वेश्चन में कौन सा फर्मवेयर है? दैट इज बाय। एमएस वर्ड क्या है? अब ये चीजें समझो। देखो एमएस वर्ड क्या है? आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एक आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपकी जरूरत की काम की चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे आप जिसे फंक्शन, जैसे इसमें आ गया, जैसे आप एमएस वर्ड में लेटर लिखते हो। ठीक है, एक्सेल में आप क्या करते हो? कैलकुलेशंस करते हो। पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन में, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम आउट में आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ही कंप्यूटर फंक्शन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, फिर आपके कुछ एंटीवायरसेस आ जाते हैं इसमें, सब कुछ ये सारी चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। तो ये सब वो है। तो एमएस वर्ड आपका एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एंटीवायरस भी मैंने आपको बता दिया। दिस इज क्लियर, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है, विच यूनिट परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस डिकोडिंग? आपका कौन सा यूनिट है जो इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, कंट्रोल यूनिट इसका आंसर था, इसमें कुछ सोचने वाला नहीं है। विच डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट? बताओ। ऑल दो आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अलग सेशन लेना, उसमें आपको बताऊंगा बहुत से ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट भी आउटपुट भी हैं, वो सारे याद करेंगे। इसमें बताओ कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। देखो सबसे पहली बात कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड इनपुट है कि कोई भी ऐसा डिवाइस जो डेटा को अंदर लेके जाएगा, तो दैट इज इनपुट। ठीक है, जैसे कीबोर्ड में आप की टाइप करोगे तो डेटा कंप्यूटर में जा रहा है, माउस में क्लिक करोगे डेटा कंप्यूटर में जा रहा है। इसी तरह आपकी जो जैसे बायोमेट्रिक मशीन है, वो आपकी आईज का डेटा अंदर लेके जाएगी, फिंगरप्रिंट्स अंदर लेके जाएगी, तो जो भी अंदर लेके जाएगा दैट इज नोन इनपुट डिवाइस। इसमें आपके ऑप्टिकल मार्क रीडर आ जाएंगे, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन वाले आ जाएंगे, फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर एमआईसीआर आ जाएगा। ठीक है, फिर बार कोड रीडर, ये सब किसमें आते हैं? दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट, जैसे मॉनिटर आउटपुट आपको मॉनिटर की स्क्रीन में दिखता है, प्रिंटर आउटपुट आपको पेज प्रिंट करके दे, बट टच स्क्रीन जो है वो इनपुट भी है और आउटपुट है। टच स्क्रीन, एक तो स्क्रीन है मतलब मॉनिटर आपको दिखेगा, आउटपुट है। दूसरा आप उसके ऊपर टच करके काम कर सकते हो, दैट इज एन इनपुट। तो इट इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बाकी हम जब लेक्चर देखेंगे तो हम कवर करेंगे कौन कौन से बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ASC डबल आई, ASC डबल आई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंटरनेट इंटरफेस, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कोड फॉर इंफॉर्मेशन, या ऑटोमेटेड स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफेस। तो बताओ ASC डबल आई की क्या फुल फॉर्म है? देखो ASC डबल आई की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है? देखो ये एक 7 बिट का हमारे पास एक कोड है। ठीक है, ये बेसिकली कोडिंग में यूज होता है कि इतने बिट का कोड है, 7 बिट का कोड है। इसकी वजह से हम 128 कैरेक्टर लिख सकते हैं। कैसे? इसमें 128 डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि जब भी आपको ये बताना हो ना जितने बिट का कोड हो ना, 2 की पावर उतना कर लो। 2 की पावर कितना होता है? 7 कितना होगा? 128। इसका मतलब इसकी हेल्प से हम 0 से लेकर 127 डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद। इसी तरह आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ये सब मैंने कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में पढ़ाया, आप जाके देख सकते हो।
आपने मेन ASCII के बारे में ये पूछता है, एक तो फुल फॉर्म पूछेगा, वो रेयर केस है, बट ये पूछता है कि कितने बिट का कोड है, 7 बिट कोड है, और इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, यूनिक डिफरेंट कैरेक्टर्स 128। कैसे 2 की पावर 7 करोगे तो 120, मतलब 0 से लेकर 127 तक कैरेक्टर्स हम इस पे ले सकते हैं। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज इज, तो पहला कमर्शियली यूज होने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर है? मैनियक, ये तो कुछ भी नहीं है। इनियक, यूनिवैक या एडसेक, कौन है? तो सबसे पहला वाला कमर्शियल यूज होने वाला यूनिवैक है। यूनिवैक की फुल फॉर्म, इनकी तो सबकी आपको फुल फॉर्म पता है। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को किसने बनाया था? JP एकर्ड ने और जे मॉशले ने इसको बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनियक। इनियक की अगर हम बात करें, इनियक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये किसकी फुल फॉर्म है? इनैक की फुल फॉर्म है। इसी तरह एडसैक है, इसकी भी पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, देखो एग्जाम में कंफ्यूजन आपको एडसैक में होगी। एडसैक में ये पूरा सेम लिखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक, बट आगे कंप्यूटर लिखा हो तो वो गलत है। कंप्यूटर की जगह यहाँ पर कैलकुलेटर है, ये पॉइंट याद है। यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और इनियाक के इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो 2-3 क्वेश्चन रह गए, थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ो। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, देखो 2 सीरीज में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, पिछले 15-20 दिन में आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो वो आप देख सकते हो। और अगर आपको समझ आ रहा है तो हार्डली टेक अ सेकंड, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम विच लैंग्वेज वाज द वर्ड कंप्यूटर डेयर। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, बट यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार आप भूल जाते हैं। हमें सबको पता है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूटर से लिया गया है। ठीक है। बेसिकली ये कंप्यूटर किसकी बात कर, जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है ना, वो इस वर्ड कंप्यूटर से लिया है। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। अब ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? इंग्लिश है, लैटिन है, ग्रीक है, रोमन है, कौन सा है? तो बेसिकली ये आपको पता है, तो ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड। ये अगर आप कोई भी कंप्यूटर की बुक उठाओ, मान लो अरिहंत उठाओ, तो पहला क्वेश्चन ही यही है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर, लैटिन वर्ड कंप्यूटर व्हिच मींस टू कैलकुलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ फंडामेंटल सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहली बात, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मेंटेन करता है और एक यूजर और मशीन के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अगर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक यूजर कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकता। यूजर कौन? हम जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग। लाइनेक्स की तो आप याद करोगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हम पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। विंडोज इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत फेमस ऑपरेटिंग, बट ओरेकल इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल क्या है? ओरेकल इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब आप MS एक्सेस पढ़ोगे, आपको पता चलेगा MS एक्सेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब बड़ा बड़ा डेटा को मेंटेन करने वाले सिस्टम का पार्ट है ये। दिस इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये पॉइंट आपको याद, मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट उस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। हाँ, अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? देखो मान लो एक कंप्यूटर यहाँ पर है, 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 एक कंप्यूटर यहाँ, और ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये एक तरह की टोपोलॉजी होगी। ठीक है। कोई स्टार शेप की होती है, कुछ ऐसे होती है। ठीक है। बहुत तरह की हमारे पास क्या होती है? टोपोलॉजी होती है। कुछ बस फॉर्म में होती है, सिंपल ऐसे, बस सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े होते हैं, जिसका नाम बस टोपोलॉजी। तो आपको इसमें बताना है कौन सा टाइप नहीं है नेटवर्क टोपोलॉजी का। देखो, बस टोपोलॉजी भी होती है, स्टार भी होती है, रिंग भी, बट ग्रिड जो है हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड जो है टाइप नहीं है नेटवर्क टोपोलॉजी। मेन जो टाइप है इसमें स्टार आता है, बस आता है, रिंग आता है, एक मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है। एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि कंप्यूटर आपस में किस तरह से जुड़े हैं। मेन यही है, बस, स्टार, रिंग, मैश, हाइब्रिड। इसमें ग्रिड कोई नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं आता है इंपॉर्टेंट में। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर आई थिंक टुडे सेशन, विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसमें आप पढ़ भी सकते हो, जिसमें आप चेंज भी कर, राइट का मतलब है चेंज करना, तो कर सकते हो। वो कौन सी है? रोम, रैम, प्रोम। देखो, जो आपकी रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें आप चेंज कर। जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी, आप उसको सिर्फ पढ़ोगे। ये तो प्रोम जो है परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, इसको तो आप लिख ही नहीं सकते। बट इरेजेबल प्रोम जो होता है, या जो है उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है। बट पी रोम और रोम जो है, दीज आर द
ओनली रीड में भी, यहाँ पर आप लिखने वाला कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको कंप्यूटर का सेशन अब रेगुलर होंगी कंप्यूटर की क्लासेस। ठीक है, तो आप पूरी सुबह व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर दूंगा, आप उसको मैं सुबह इंटीमेट कर दूंगा, आप उसमें जाओ। बाकी जो जूनियर सेशन के बच्चे हैं, आपका 29 दिसंबर जनरल अवेयरनेस इंडिया के 2 टेस्ट, जम्मू कश्मीर के 2 टेस्ट, और इंग्लिश का आपका एक टेस्ट जो है वो कल हो चुका है। ठीक है, इंग्लिश का हमने एक टेस्ट कर लिया ना 11 जैन को। ठीक है, अब आपका 14 जैन को सेकंड टेस्ट है, और ये सारे सेक्शन और फुल लाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपली गूगल में जाना है, और ये हमारी वेबसाइट है awakeningclasses.in। क्या लिखना है? awakeningclasses.in, वहां पे जाओगे, इन सारे टेस्ट में जाके आप रजिस्टर करो, ये टेस्ट दो। ठीक है, अच्छे से टेस्ट दो। जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए तो टेस्ट चल रहे हैं, बाकी बच्चों के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप क्लासेस पढ़ो, टेस्ट दो, और आप अपनी प्रिपरेशन को करो। अगर ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।